सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जापानीज हंटर और कोरियन हंटर के बीच में ना काफी तगड़ा वाला बैटल होता है, फरबी फका बैटल होता है। और वहाँ पे ना जापानीज हंटर्स ना काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं बैटल के दौरान, लेकिन चा और इस्वा का जो मैच होता है ना उसमें चा काफी आसानी से इस्वा को हरा देती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना किमामतो ना चाह के ऊपर अटैक करने लगता है और उस टाइम पे ना किमामतो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तभी चा को बचाने के लिए ना जिन्बू भी बीच में आ जाता है। और इसके बाद जो कोरियन हंटर होते हैं ना वो फाइनली बैटल हार जाते हैं, मतलब कि जापानीज हंटर से हार जाते हैं। और इसके बाद गोतो योजना जिन्बू के साथ एक फेस ऑफ करना चाहता था और जिन्बू भी ना इसके लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद उन दोनों के बीच में एक फेस ऑफ होता है और दोनों ही ना एकदम बराबरी का टक्कर दे रहे थे। और जिन्बू ना एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे कुछ करने की ही कोशिश नहीं कर रहा था और उस मैच को ना आधे पे ही रोक दिया जाता है, क्योंकि अगर वो मैच पूरा कंप्लीट होता ना तो स्टेडियम तबाह हो जाती। और जिन्बू को इतना पता चल गया था कि भाई वो उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अपनी शैडो आर्मी ना उन सभी हंटर्स के ना शैडो में डाल दिया था, बट किसी को भी इसका एहसास भी नहीं हुआ। और इसके बाद जब वो जो होता है वो ना उस जेजू आइलैंड के रेड पे जाने के लिए ना मना कर देता है चेयरमैन को। और इसके बाद वो हमें रीजन भी बताता है कि मेरी मदर अभी होस्ट में आई है और मैं अभी ना अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। और इसके बाद हमें एंट क्वीन भी दिखाई जाती है और वो लोग भी ना प्लान करे थे, मतलब कि वो एंट भी प्लान कर रहे थे इस दुनिया पे कब्जा करने का। और हमें ना वहाँ पे एक काफी खतरनाक सा एंट दिखाया जाता है। और इसके बाद फाइनली जेजू आइलैंड का रेड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एस रैंक के जो हंटर थे वो तो भाई जेजू आइलैंड पे जाने वाले थे और बाकी ए या फिर बी रैंक के जो हंटर थे ना वो वहाँ पे निगरानी देने वाले थे चारों तरफ से, मतलब कि कोई भी एंट मनस्टर ना शहर के अंदर ना आ जाए। उनका काम था उन सभी एंट मनस्टर को डिस्ट्रॉय करने का। और जापानीज हंटर अपने माना को रिलीज करते हैं, जिस कारण एंट मनस्टना अपने गुफा से बाहर निकलने लगता है और कुछ एंट मन्ना कोरिया के टीम के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन चोइना उन सभी को काफी आसानी से संभाल लेता है। इसके बाद वो सभी लोग गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे वो लोग काफी सारी चींटियों को मारते हैं और कोरियन हंटर ना उस केव के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे सभी एंट मॉन्स्टर के अंडे थे। और इसके बाद हमें डेल्टा टीम दिखाई जाती है जो कि एंट मॉन्स्टर से लड़ रही थी और तभी ना उनके पास और भी काफी ज्यादा एंट मॉन्स्टर आने लगते हैं। और किंजुना जब सिमिजोनोविक ही नहीं किया था कि कोई इंसान ना उसको इतना तगड़ा वाला टक्कर देगा, एक तरह से डोमिनेट करेगा उसके ऊपर, और एक पल में तो उसको अपने ऊपर शक भी होने लगता है कि भाई सच में मैं इसको भी पाऊंगा या फिर नहीं। और इसके बाद तभी अचानक से ना जिन वो अगेन एंट मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और एक जोरदार पंच मारता है और अगेन एंट मॉन्स्टर ना काफी दूर जाके गिरता है। बट उस टाइम पे ना एंट मॉन्स्टर के मुंह से ना कुछ अलग सा ही वेव जैसा बाहर निकल रखा था, टेंटिकल की तरह था, और उसकी मदद से ना उसने जिन्बू के फेस पे ना एक कट भी लगा दिया था। और एंट मॉन्स्टर तो इसके बाद काफी ज्यादा रिलैक्स था और जिन्बू को भी समझ में आ जाता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो ना एक पैरालाइज पॉइजन होता है जिसकी मदद से जिन्बू अब कुछ टाइम बाद पैरालाइज होने लगता और जिन्बू के ऊपर ना उसका असर भी होने लगता है, हमें उसके फेस पर दिखाया जाता है। और वो एंट मॉन्स्टर भी बोलने लगता है कि इंसान तुमने मुझे काफी अच्छा टक्कर दिया, बट ये इतना मेरे को हराने के लिए काफी नहीं था और अब तुम्हें मरना होगा। और हमें जिन्बू भी दिखाया जाता है जो कि भाई अपने घुटनों के बल पे बैठा था उस टाइम पे। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना जिन्बू के ऊपर काफी स्पीड में अटैक करने के लिए जाता है और जिन्बू ना यहाँ पे मूव भी नहीं कर रहा, तो वो एक जगह पे बैठा हुआ था बस चुपचाप। और इसके बाद तभी सीन कट होता है और इसके बाद हमें गोतो की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे मनोर जो होता है वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था बेचारा। और कनाए उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। सुगे में तो काफी ज्यादा परेशान थे, मतलब कि काफी ज्यादा सीरियस थे कॉल पे, और मिनोरू लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो बोलता है कि हम उसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। एस रैंक हंटर्स की तो बात काफी ज्यादा दूर है, अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी मिलके उससे लड़ाई करें, उस मॉन्स्टर से लड़ाई करें, उसके बाद भी हम उसको नहीं हरा सकते। और मिस्टर गोतो भी उसके साथ बैटल करने के लिए गए थे, बट वो एक सेकंड भी उसके आगे नहीं टिक पाए। और ये सुन के भाई लड़की भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लड़की को तो एक पल में विश्वास ही नहीं होता था कि आखिरकार ये मजाक कर रहा है, क्या पागल वागल हो गया, क्या गोतो को कोई कैसे हरा सकता है। और मिनर बिनो वहाँ पे काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि नहीं, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, उसको गोत भी नहीं रोक पाए, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई उसको रोक पाएगा। और उस लड़की
को तक विश्वास नहीं हो रहा था मनोर की बात पे। और तभी ना वो लोग आसमान में ना एक एरोप्लेन भी देखते हैं और एरोप्लेन को देखने के बाद उनको पता लग जाता है कि भाई अभी प्रॉब्लम स्टार्ट होना बाकी है, मतलब कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद अगेन हमें डेंजर जन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनबरा उस मनस्टर का हाथ ना पकड़ लिया था। और ये देख के ना वो मनस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसके पैरालिसिस से कैसे कोई बच सकता है। और इसके बाद अगेन जिन वो उसको पंच मारता है और इस पंच से ना वो काफी दूर जाके अगेन गिरता है, मतलब कि ये वाला हमें दिखाया भी जाता है कि भाई सच में वो काफी दूर जाके गिरा है। और इस टाइम पे ना ये मनस्टर भी ना काफी ज्यादा थक चुका था लड़ते लड़ते। और इसके बाद हमें जिन वो भी दिखाया जाता है जो कि पॉइजन के असर को ना अपने स्किल्स की मदद से ना काफी आसानी से खत्म कर देता है। और अभी वो एकदम ठीक था और जिन गुना अपने मन में सोच रहा था कि यह मनस्टर स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा खुश था, इसको लग रहा था कि अब गेम इसकी तरफ आ चुका है। बट जैसे इसने मेरे हीलिंग पोशन को देखा उसके बाद इसको समझ में आ चुका है कि भाई अभी गेम काफी ज्यादा बाकी है। और यह सब कुछ मुझे पता इस कारण चल पा रहा है क्योंकि मैं अभी इस एंट मनस्टर के ना इमोशंस को भी फील कर पा रहा हूँ। और जिन्वू को पता था कि अभी एंट मनस्टर ना थोड़ा डरने लगा है, जिन्वू से एक तरह से ये उसको फील हो पा रहा था। और तभी वो अपने टीममेट्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि जो थी ना उसकी हालत अभी पहले से और भी ज्यादा खराब होने लगा था। और जिन्वू को भी लगता है कि अभी उसने काफी ज्यादा मजाक कर लिया है। अब सबसे पहले इस एंट मनस्टर को खत्म करना होगा और चाक को बचाना होगा। और इसके बाद वो एंट मनस्टर के ऊपर काफी स्पीड में अटैक करने के लिए जाता है, बट वना काफी आसानी से वहां से गायब हो जाता है, मतलब कि जिन्वू का अटैक ना एक तरह से खाली लगता है। और ये देख के नाबाक और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग भी सोचते हैं कि अचानक से ये मनस्टर कहाँ पे गायब हो गया। और जिन्वू भी सोचता है कि आखिरकार ये गया कहाँ पे, बट उसको काफी आसानी से पता चल जाता है क्योंकि उस टाइम पे वो एंट मनस्टर ना हवा में उड़ रहा था और अभी एंट मनस्टर को भी समझ में आ गया था और वो बोलने लगता है कि ये इंसान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इससे फेस टू फेस लड़ूंगा तो मैं अपना समय ही बर्बाद करूंगा। और इसके बाद वो ना अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने की सोचता है और इसकी मदद से जिन्वू को हराने की सोचता है एक तरह से। और इसके बाद वो एंट मनस्टर ना जिन्वू को भी बोलने लगता है कि मानव तुमने काफी अच्छा मेरे साथ गेम खेल लिया, बट अभी मुझे अब आराम करना है और तुम्हारे साथ खेलने का टाइम मेरा हो चुका है खत्म, तो मैं तुझे अब काफी जल्दी खत्म करने वाला हूँ। और जिन्वू बिना एकदम रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए, मतलब कि वो भी अपना डैगर निकालता है और बोलता है कि भाई आ जाना भाई, मैं भी तो लड़ने के लिए एकदम रेडी हूँ, मुझे भी आराम करना है घर पे जाके। और इस टाइम पे ना जिन्वू की बॉडी भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। एनिमेशन में देखते हैं अब ये किस तरीके का होता है, या कहीं काट ना दे एनिमेशन वाले, ओब्वियस सी बात है यार सब कुछ तो काटे ही जा रहे हैं वो लोग। और इसके बाद जिन्वू और एंट मनस्टर की लड़ाई ना अगेन स्टार्ट होती है और इस बार की लड़ाई ना स्पीड वाली लड़ाई होती है। और कभी एंट मनस्टर जिन्वू के ऊपर अटैक कर रहा था तो कभी जिन्वू एंट मनस्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, बट जो भी एंट मनस्टर को लगता है ना कि भाई वो अपनी स्पीड की मदद से जिन्वू को हरा देगा, तो यहाँ पे वो फिर से गलत साबित हो जाता है क्योंकि जिन्वू बिना काफी बढ़िया वाला स्पीड में टक्कर दे रहा था। और लिटरली आप लोग मानोगे ना, एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे जिन्वू ही डोमिनेट करने लगता है उस एंट मनस्टर के ऊपर स्पीड के मामले में भी, और वो ना लगातार अटैक करने लगता है। और एंट मनस्टर को अगेन पता लग जाता है कि भाई अगर ऐसा ही गेम चलता रहा तो उसका पत्ता ना काफी जल्दी साफ हो जाएगा। और इसके बाद वो अगेन एक काफी तेज रोर करता है, काफी तेज चिल्लाता है, जिस तरीके से एंट क्वीन ने नहीं चिल्लाया था जैसे वो मरने वाली थी उस टाइम पे चिल्लाया था, तो कुछ उसी तरीके से एंट किंग भी इस बार चिल्लाता है। और उसके जितने भी सोल्जर्स थे ना, जितने भी एंट मॉन्स्टर थे, नौकर थे एक तरह से आप लोग कह सकते हो, क्योंकि एक किंग था तो सभी नौकर्स ना वहाँ पे आने लगते भाई, हजारों करोड़ों की संख्या में वहाँ पे चींटी अपीयर हो जाती है। और वो सारा तमाशा ना जिन वो एकदम चुपचाप खड़े होकर देख रहा था, मतलब कि उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं था। और वो एंट मनस्टर भी इसके बाद बोलने लगता है कि मानव आखिरकार तू इससे कैसे अब बचेगा। और लाइक हमें जिन्वू के फेस पे ना तभी एक प्यारा सा स्माइल देखने को मिलता है और ये देख के ना उस एंट मनस्टर के ना आंख खुले के खुले रह जाता है और सोचता है कि भाई अब ये क्या सोच रहा है इस टाइम पे। और इसके बाद आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जिन वो अपने सभी शैडो आर्मीज को बाहर निकालता है और मैं अगेन बोलूंगा भाई ये सीन ना मुझे सबसे ज्यादा बैड एस लगता है इस पूरे कॉमिक बुक के अंदर, मतलब कि पूरे मानवा के अंदर ये सीन जब
आता है तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद जिन्वू की जो शैडो आर्मी होती है ना, वो भी अपना कमाल करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि एक तरफ इग्रेस मार रहा होता है, एक तरफ ऑर्क मॉन्स्टर जो होते हैं वो सभी को मार रहे होते हैं, सभी एंट मॉन्स्टर को। मतलब कि और जिन्वू तो आराम से बैठ के नजारा देख रहा था इन सभी चीजों का। और जिन्वू ना टस को भी समझा देता है कि तुझे ना केवल एंट मॉन्स्टर को मारना, अपने फायर ब्लास्ट का अटैक ना केवल एंट मॉन्स्टर के ऊपर करना है, किसी इंसान को परेशान मत करियो या फिर उनके ऊपर अटैक मत करियो। और टस भी ना कुछ ऐसा इशारा करता है कि उसको सब कुछ समझ में आ गया। और इसके बाद टस का आपको फायर ब्लास्ट अटैक तो पता ही है कितना ज्यादा खतरनाक है, और उस टाइम पे उसके पास मैजिकल ऑर्क भी है, जिस कारण उसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और टस का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ना सीधा केव के ही बाहर निकल जाता है उसको चीरता हुआ। और ये देख के बाकी के एस रैंक के हंटर, मतलब की लिमिट आईक्यू जैसे बंदे तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो केवल यही सोच रहे थे कि आखिरकार जिन वो इतने सारे शैडो सोल्जर्स को कैसे समन कर पा रहा है, और ऊपर से इतने पावरफुल सोल्जर्स को। और केवल टसी अपने फायर मैजिक का कमाल नहीं दिखा रहा था, बल्कि मेजेस भी काफी बढ़िया काम कर रहे थे वहाँ पे। और ये सारी चीजें देख के वो एंट मॉन्स्टर जो होता है वो तो और भी ज्यादा हैरान था, और वो सोच रहा था कि यह मानव इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर सोचने लगता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था, और मेरे सामने कोई भी आया मैं उसको नहीं छोड़ा, मैं उसको मार के उसके पावर्स को कंज्यूम कर लिया। और मुझे नहीं लगा था कि कोई इस दुनिया में होगा जो कि भी टक्कर दे पाएगा, और मैं अपने आप को इस दुनिया का राजा मानता था। बट आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अगर मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना है, मुझे इस दुनिया पे राज करना है, तो मुझे अभी इस इंसान को खत्म करना होगा, और उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है, जो मिन की एबिलिटी होती है ना, जो इसने एब्जॉर्ब कर लेता है उसका इस्तेमाल करता है। और ये चीजें ना जिन्वू को भी समझ में आ जाता है कि फिलहाल अभी मिन की एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। और जिन्वू भी उस टाइम पे सोच रहा था कि शायद मैंने ये पहला ऐसा मॉन्स्टर देखा है जो कि अपने अपोनेंट के स्किल को ना एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इस टाइम पे जो जिन्वू के पैनल्स थे ना, वो काफी ज्यादा बैड एस लग रहे थे देखने में। बट इससे उस एंट मॉन्स्टर को क्या ही फर्क पड़ना था, वो एंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा पिटता है। इसके बाद भी जिन्वू उसको काफी गंदी तरीके से मारता है, उसको यहाँ तक कि उड़ने भी नहीं दे रहा था। जिन्वू भाई इतना मारता है कि, और जिन्वू बिना उस टाइम पे ये सोच रहा था कि अपना टाइम आ गया है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, अभी कुछ चैप्टर पहले जो एंट मॉन्स्टर ना दिखता भी नहीं था और एस रैंक हंटर्स का ना गर्दन अलग कर देता था, वो अभी लिटरली अभी जिन्वू से ना डर के भाग रहा है, वो हाथ पाव के बल पे ना रंग रहा है। उसके पंख तो जिन्वू ने तोड़ दिए थे, इस कारण वो हाथ पाव की मदद से रिंक है ना भागने की कोशिश कर रहा था इस टाइम पे। मतलब क्या आप लोग सोच सकते हो जिन वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन इसके बाद जिन वो जंप करता है, काफी ऊंचा जंप करता है, अपने दोनों डैगर को निकालता है और उन डैगर के साथ अपना फाइनल अटैक करता है। और इसी के साथ एंट मॉन्स्टर का खेल यहाँ पे हो जाता है खत्म तो भाई। और इसके बाद जिन्वू के पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने अपने अपोनेंट को हरा दिया और तुम्हारा लेवल अप भी हुआ है। और तभी बाप जिन्वू को आवाज लगाता है कि मिस्टर जिन्वू, अभी चा की हालत काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद जिन्वू भी चा के पास जाता है और वो भी रियलाइज करता है कि उसने ना उस मॉन्स्टर को हराने में ना काफी ज्यादा टाइम ले लिया। और जिन्वू ना वहाँ पे काफी ज्यादा सोचने लगता है कि आखिरकार मैं चा को कैसे ठीक करूं। और उसको ना उस टाइम पे ना हीलर की जगह चाहिए थी, और वो ना शैडो एक्सचेंज टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर भी ना काफी ज्यादा पाबंदी थी, काफी लिमिटेड एरिया में वो कर सकता था उसका इस्तेमाल। और इस टाइम पे फिलहाल वो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 घंटे बाद ही वो उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। और जिन्वू को एक प्रॉब्लम और था, उसको अभी तक ये भी नहीं पता कि वो शैडो एक्सचेंज टेक्निक में ना किसी दूसरे इंसान को भी अपने साथ एक्सचेंज करवा सकता है जगह या फिर नहीं। और वो ये भी सोचता है कि मैं काइजर के ऊपर बैठ के भी तो जा सकता हूँ, बट उसके दिमाग में यह भी आता है कि अभी चा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सही टाइम तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। और उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि आखिरकार वो हीलर का जुगाड़ कहाँ से करेगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो शैडो आर्मी है ना, उसके अंदर भी अभी तक कोई हीलर नहीं था, और साथ ही यहाँ पे भी
अभी एक भी हीलर नहीं है फिलहाल के लिए। और तभी जिन्वू के दिमाग में ना एक काफी बैड एस वाला आइडिया आता है और जो कैमरामैन होता है उसको जिन्वू बोलता है कि प्लीज क्या तुम अपना कैमरा कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो। और कैमरामैन को नहीं पता था कि आखिरकार वो कैमरा क्यों बंद करने के लिए बोल रहा है, बट इतना तो भी पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि कोई जन की बात को तो बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। उसने बोला तो भाई बोला, लेकिन लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, वो बंदा ना अपने काम के लिए ना मना कर रहा था जिन्वू को कि नहीं करूंगा मैं बंद। और जिनमना काफी बैड तरीके से बोलता है कि भाई तुझे मरना है क्या मेरे हाथों से, मनस्टर से तो बच गया बट तुझे मेरे से मरना है तो बता। लेकिन तभी भाई डर के मारे बोलता है कि भाई आप फिक्र मत करिए मैं कर देता हूँ कैमरा बंद। और वो कैमरामैन भी उस टाइम पे सोच रहा था कि आखिरकार जिन्वू ने मुझे कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोला। और इसके बाद जिन्वू तभी अपने शैडो सोल्जर्स को बोलता है कि जल्दी से ना मिन की बॉडी मेरे पास लेके आओ। और इसके कुछ टाइम बाद जो होता है ना वो मिन की बॉडी को लेके आता है जिन्वू के पास। और वहां पे ना किसी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिरकार जिन्वू क्या करने वाला है। और बात ना जिन्वू से पूछ भी लेता है कि जिन्वू आप करने क्या वाले हो। और तभी जिन्वू ना अपने शैडो एक्सट्रैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और जिन्वू जब फर्स्ट टाइम अराइज बोलता है तो लिटरली भाई वो नहीं अराइज हो पाता, मतलब कि शैडो नहीं बनता मिन का। और इसके बाद अगेन जिन्वू अराइज बोलता है और लिटरली भाई जिन्वू सेकंड टाइम पे भी फेल हो जाता है। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं थर्ड टाइम फेल नहीं हो सकता, अगर मैं इस टाइम फेल हो गया तो शायद चा भी नहीं बच पाएंगी। और जिन वो सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इसको करना होगा। और उसको तो यह समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये वर्क क्यों नहीं कर पा रहा। और जिन्वू को इतना भी पता था कि केवल अभी मिन ही है जो कि चा की जान को बचा सकता है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और मेरे हिसाब से ना जिन्वू ने ना एंट मनस्टर के बारे में भूल गया, वो भी तो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है मेरे हिसाब से। और इसके बाद जिन्वू ना लास्ट टाइम अराइज बोलता है और इसके बाद फाइनली मिन भी अराइज हो जाता है और वो भी ना एक शैडो आर्मी का पार्ट बन जाता है जिन्वू के। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एक चीज थोड़ा गलत बोल दिया। मैंने बोला था कि टैंक लेके आता है मेन की बॉडी को, बट टैंक नहीं लाता वो ना और एक मनस्टर होता है जो कि मेन की बॉडी को लेके आता है। और ये सब चीज देखे नाबाक वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जिन्वू ना मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। और बाकी जो लोग होते हैं ना वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और मादन भी वहां पे बोलने लगता है कि इससे पता लगता है कि ये हंटर काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी हंटर के मुकाबले। और इसके बाद मेन की जो शैडो होती है ना वो सीधा चा के पास जाती है और उसको ना हील करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखिए नाबाक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, थोड़ा इमोशनल टाइप हो जाता है और उसको तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार मिन कैसे हील कर सकता है फिलहाल के लिए किसी को भी। और इसके बारे में जाके नाबाक जिन्वू से पूछने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू बोलने लगता है कि मैंने अभी तक मिन के ऊपर बिल्कुल भी कमांड नहीं दिया, सच बताओ तो मिन की जो आत्मा है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। उसे जैसे ही पता लगा कि चा मुसीबत में है वो अपने आप ही उसकी मदद करने के लिए चला गया। और इस टाइम पे बाघ जो होते हैं ना भाई वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अभी वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मिन की शैडो वापस आई है, लेकिन मिन कभी भी वापस नहीं आ सकता अब दोबारा। और ये चीज देख के ना भाई कैमरामैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि भाई ऐसा भी कोई इंसान है क्या जो मरे हुए इंसान को भी समन कर सकता है। और इसलिए उसको अब समझ में आ जाता है कि आखिरकार जिन्वू ने कैमरा क्यों बंद करवाया था, क्योंकि जिन्वू नहीं चाहते थे कि उनके पावर्स के बारे में लोगों को पता चले। और चॉय भी सोच रहा होता है कि जैसे जैसे मैं इसको दिन प्रतिदिन बात देखते जा रहा हूँ इसके की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और आखिरकार ये कब जाके रुकेगा, मतलब कि कब अपने आप को होल्ड करेगा, अपने पावर्स को होल्ड करेगा। और इसके बाद बाक जो होता है ना वो जिन्वू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आगे की तुम्हारे फ्यूचर के जितने भी बैटल हो तुम प्लीज उसके अंदर मिन को बिल्कुल भी ऐड मत करना क्योंकि मिन को लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और अगर तुम ऐसा करोगे तो यह मिन की आत्मा के लिए भी काफी ज्यादा बुरा होगा, मतलब कि उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा इससे। और लिटरली पता है भी जिन वो यहाँ पे क्या बोलता है बाघ को कि भाई तूने अभी ना दूसरे टाइम मेरे कंधे पे हाथ रखा है और बस तू यहाँ पे मेरे से इसलिए बच रहा है क्योंकि तूने अभी मुझसे रिक्वेस्ट किया ना कि मेरे ऊपर ऑर्डर दिया। और तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं मिन को इसके बाद आजाद कर देने वाला हूँ, मतलब कि चा को जिंदा करने के बाद आजाद कर देने वाला हूँ और इसके बाद मिन का जो हील करने का प्रोसेस होता है ना वो भी फाइनली खत्म हो
जाता है, मतलब कि वचा को हील कर देता है। और इसके बाद जिन वो मिन के पास जाता है और टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन करता है। इसका मतलब यह था कि अगर उसको शैडो बनाना होता है तो अराइज करना पड़ता था जिनवू को, और अगर उसे किसी को अपने टीम से निकालना होता था तो वो टर्मिनेट करता था शैडो को। और जिनवू की ये बात सुन के नाबाक भी काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है एक तरह से कि चलो यार ये बंदा कहीं तो किसी की बात सुन रहा है। और हमें ना मिन के चेहरे पे ना एक प्यार सी स्माइल भी दिखाई जाती है, मतलब कि जब उसकी शैडो जा रही थी ना तो उस टाइम पे थोड़ा स्माइल था उनके फेस पे। और इसके बाद फाइनली मिन की बॉडी वहां से गायब हो जाती है और बाक इसके लिए धन्यवाद भी करता है जिनवू को। और इसके बाद तभी उनको लेने के लिए वहां पे हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो सभी लोग जाने लगते हैं। बट जेनब का एक इम्पॉर्टेंट काम तो बाकी था और वो बाक को बोलता है कि आप लोग आगे जाओ, मेरा एक काम बाकी है जो कि मैं यहाँ पे फिनिश करके आता हूँ। और बाक भी क्या ही बोल सकता था, वो भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, आपको जो भी काम करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। और तभी बाघ की नजर ना आसमान पे जाती है और वहाँ पे ना लिटरली काफी सारे एंट मनस्टर अभी भी जिंदा थे। और ये देखे ना बाघ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या अभी तक इतने सारे एंट मनस्टर जिंदा है। और जिनवू भी सोचता है कि यार अभी इनको भी हराना होगा क्या, मुझे तो लगा था कि केवल मुझे अपना फेवरेट काम करना होगा। और इसके बाद तभी वो अपने काइजर को बाहर बुलाता है और काइजर के ऊपर वो बैठता तो है ना यार, वो हमेशा खड़ा ही रहता है इसके ऊपर मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद वो बाघ को बोलता है कि अच्छा तो फिर हम अगली बार मिलेंगे। और बाघ तो भाई काइजर को देख के वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसके बाद काइजर के सामने जितने भी एंट मॉन्स्टर आए जा रहे थे ना वो उन सभी को निपटाए जा रहा था। और इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मनोर और बाकी लोग होते हैं, मतलब कि गोतो के टीममेट्स होते हैं। और बेचारा मिनर तो अभी तक काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो एक तरह से सदमे में चला गया था और वो सोच रहा था कि भाई उससे ताकतवर क्रिएचर मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा और वो सभी को मार देगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और तुम लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। मैंने देखा था कि उसने कैसे गोतो को मार दिया, जब उसने गोतो को इतनी आसानी से हरा दिया तो आखिरकार हम उसके आगे क्या है, इस टाइप की बातें कर रहा था। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी उसको हरा सकता है। और अभी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यह रेड हमारा फेल होने वाला है। और वो अगेन बोलने लगता है कि ऐसा कोई भी हंटर नहीं है जो कि इस रेड को कंप्लीट कर सके। और सुगी में तो बोलता है कि भाई भाई थोड़ा तू शांत रह ले यार, जेजू आलन का रेड ना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको मार दिया गया है जिसकी तू बात कर रहा है। और ये बात सुन के ना मनोर को तो विश्वास ही नहीं होता कि भाई किसी ने कैसे हरा दिया उसको। और तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो बताता है कि अभी हमारी तरफ काफी सारे एंट्स आ रहे हैं। और ये सुन के अगेन वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनको लगाता है कि सारी चींटियों का सफाया हो गया, बट उनको पता लगा कि अभी तो काफी सारी बाकियां है। और इसके बाद जितने भी शिप्स होती हैं ना वो सभी लोग लड़ाई के लिए ना एकदम अगेन तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो कि अगेन डंजो के अंदर जाता है। और इस बार डंजो के अंदर उसका तो कोई काम नहीं था, उसके शैडोज आर्मी सभी काम कर रहे थे, मतलब कि वहाँ पे बचे कुचे जितने भी एंट्स होते हैं ना वो सभी निपटाए जा रहे थे उन एंट्स को। और जिन्वू काफी मजे में देख रहा होता है, बट उसको भी लगता है कि यार ये लोग काफी ज्यादा आलसों की तरह काम कर रहे हैं। और इसके बाद तभी वो अपने इन्वेंट्री से एक काफी बढ़िया सी बेडस सी तलवार निकालता है और वह तलवार को लट्टू की तरह नचाता है और उसके आसपास जितने भी एंट मनस्टर होते हैं ना उन सभी को करने लगता है। और तलवार को इस्तेमाल करने के बाद ना जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो खुद सोचता है कि भाई मेरे इन्वेंटरी में इतनी ज्यादा कमाल की चीजें हैं बट मैंने आज तक कभी उनका इस्तेमाल भी नहीं किया। और वो सोचता है कि अभी ना मैं इन सभी का इस्तेमाल करूंगा। और इसके अगले सीन में ना हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर को दिखाया जाता है और इनका नाम ना डेविड होता है। और एक माइकल नाम का बंदा ना डेविड को बोलता है कि क्या आपने वो वीडियो देखी, और ये चीज तो शायद आपको भी पता होगा कि अभी वो किस वीडियो की बात कर रहा है। और डेविड भी बोलता है कि हाँ यह वीडियो मैंने काफी बार देखी और यह वीडियो देखने के बाद मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और अगर कोई मुझे इसके बारे में बताता तो मैं बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। और माइकल भी बोलता है कि आपने यह बात तो एकदम सही बोली कि क्या ऐसा कोई ह्यूमन हो सकता है जो कि हजारों बीस्ट को सामान करके उसको ऑर्डर दे सके। और वो बात कर रहे थे कि साउथ कोरिया में ऐसा टैलेंट ना केवल बेस्ट हो रहा है, इसको ना हमारे देश में होना चाहिए। और इतना मैं आपको बता दूं कि अभी ना अमेरिका का सीन हमें दिखाया जा रहा है स्टार्टिंग में
बताना मैं भूल गया, और सच बताऊं तो साउथ कोरिया जैसी कंट्री ना, वो बंदा तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता इतनी छोटी सी कंट्री के अंदर। और डेविड भी बोलता है कि तुमने यह बात तो एकदम सही बोली, तुम्हारी बात एकदम सही है, बट आखिरकार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और इसके बाद जिन्वू के डिटेल्स वाली एक फाइल भी देते हैं, जहाँ पे जिन्वू कमजोर हंटर था उससे लेकर अब तक की सारी डिटेल्स होती है, और जिन्वू ने अभी तक कितने हंटर्स को निपटाया है उन सभी चीजों के बारे में भी होता है। और साथ ही यहाँ पे ना जिन्वू के डेड के बारे में भी बात होता है, उस मिस्टीरियस हंटर के बारे में। और इन सभी को फिलहाल अभी नहीं पता कि वो जिम्बू के डेड थे। और ये सारी बातें सुन के ना डेविड भी बोलता है कि अच्छा, तुमने मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और अभी देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना होगा। इसके बाद फाइनली हमें अगेन जिन्वू दिखाया जाता है, जिसने अपने 100 लेवल को क्रॉस कर लिया था, और उसके आसपास जितने भी एंट मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं ना, उन सभी को वो अपनी शैडो आर्मी में ऐड किए जा रहा था। और जिन्वू उस टाइम पे जब सभी शैडो को एक टेक्स्ट कर रहा था ना, तभी अचानक से ना भाई उसके आगे ना काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि शायद उसने ना उसी बीच में ना उस एंड किंग को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है। बट जिन्वू को ऐसा फील होता है कि शायद वो इस काम में ना फेल हो गया, उसने एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। और इसके बाद अचानक से जिन्वू के पीछे वही शैडो आ जाती है, और वो ना जिन्वू को आई एम बैक मास्टर करके बोलता है। और जिन्वू भी ना काफी ज्यादा हैरान होता है, उसको तो लगा था कि भाई ये एक्सट्रैक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि यार इतने खतरनाक से बीस्ट को उसने एक बार में एक्सट्रैक्ट कर लिया। और जो एंट किंग होता है ना, वो भाई काफी ज्यादा बैड एस लग रहा था शैडो बनने के बाद, भा नॉर्मल से ज्यादा बढ़िया वो अभी लग रहा है। और इसके बाद वो जिन्वू के आगे आके ना बाव करता है उसको, और वो लिटरली जिन्वू को बोलता है कि मास्टर आप प्लीज मुझे मेरा नाम तो दीजिए अच्छा सा। और एंड किंग की ना स्टार्टिंग की रैंक जनरल होती है। और इसके बाद जिन्वू ना उसका नाम फाइनली बेरू रखता है। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता था कि आखिरकार बेरू कौन है, आप लोगों को पता चल गया होगा, और शायद मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। और इसके बाद जिन्वू जो होता है वो एंट क्वीन के पास जाता है, और इसके बाद क्वीन की बॉडी को वो टेक्स्ट करने लगता है। और तभी अचानक से जो बाकी के एंट मॉन्स्टर होते हैं ना, जो कि शैडो बन चुके थे, वो लिटरली जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और जिन्वू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वो सब उसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, उसके सोल्जर्स हैं ना। और इसके बाद बेरू बताने लगता है कि क्वीन जो है ना वो यहाँ पे राज करती है, और यहाँ पे जितने भी एंट होते हैं ना, वो सभी क्वीन की बात मानते हैं। और इससे नबू को पता लग जाता है कि क्वीन जैसे ही जिंदा होगी ना, तो वो सारे मॉन्स्टर ना सीधा क्वीन की बात मारने लगेंगे ना, कि उसकी बात मानेंगे। और इसके बाद बेलना और भी काफी सारी चीजें बताने लगते हैं, जैसे क्वीन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसकी पावर्स को ना बैटल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो ना केवल रिप्रोडक्शन के ही काम आती है सिर्फ। और यही वो रीजन है जिस कारण वो सभी एंट मॉन्स्टर उसकी बात मान रहे हैं। और फिलहाल के लिए एक और रीजन है, अभी वो मर चुके हैं, तो अभी वो रिप्रोडक्शन का भी काम नहीं कर सकते। और अभी जिन्वू को पता लग गया था कि भाई ये सभी फिर किसी काम के नहीं है, तो वो क्वीन और बाकी एंट मॉन्स्टर को ना एक्सट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि टर्मिनेट कर देता है, सॉरी, उसको अपने टीम से बाहर कर देता है। और इसके बाद जिन्वू ना अपने टीममेट्स के पास जाता है, मतलब कि अपनी बाकी की शैडो आर्मीज के पास जाता आता है, जो कि स्टोन को कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। और जिन्वू बोलने लगता है कि हमें ना स्टोन कलेक्ट करने की ना जरूरत नहीं है, क्योंकि जेजू आइलैंड की हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो रखी है, और यहाँ पे रिपेयर करने के लिए या फिर इसको फिर से पहले की तरह करने के लिए ये स्टोन यहाँ पे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और लिटरली भाई आप लोग मानोगे नहीं कि जिन्वू की शैडो आर्मी भी ना काफी ज्यादा खुश होती है जिन्वू के डिसीजन से। अब चाहे वो इसलिए हो कि उनको काम ना करना पड़े, या फिर इसलिए कि उसका मास्टर इतना ज्यादा दयालु है, वो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो। और इसके बाद तभी जिन्वू बोलता है कि बेरू तुम्हें ये पता है कि आखिरकार यहाँ पे कितनी एंट्स थे। और बेरू बताता है कि अटैक करने से पहले शायद यहाँ पे 9000 के समथिंग एंट्स थे, जिनमें से 4000 एंट्स लगभग सर्वाइव कर रही है। और इससे ना जिन्वू को भी समझ में आ जाता है कि उसको बैटल में ना और थोड़ा पहले आना चाहिए था। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू बेरू की आवाज डार्क करके क्यों नहीं, बोलर थोड़ा भारी करके क्यों नहीं बोल रहा। तो अभी बेरू अच्छा इंसान बन चुका है, सॉरी अच्छा शैडो बन चुका है, तो अच्छे शैडो के हम विलन की तरह आवाज नहीं निकालेंगे। और लिटरली इसके बाद जिन्वू ना बेरू को बोलता है कि क्या तुम बाकी के एंट मॉन्स्टर को खत्म कर दोगे। और बेरू बोलता है कि मास्टर अगर यह आपका ऑर्डर है तो भाई मैं मरते दम तक इसको पूरा
करूंगा और इसके बाद हम पार्क और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है और उनकी तरफ जब काफी सारे एंट मॉन्स्टर आ रहे थे ना तो वो सभी भी एकदम रेडी हो जाते हैं और उन एंट मॉन्स्टर को मारने लगते हैं इसके बाद। और ये सब वही हंटर थे जो कि जहाज के ऊपर बैठ रखे थे और वेट कर रहे थे कि कोई भी चींटी ना शहर की तरफ ना आ सके। और इसके बाद वो सभी ना काफी बढ़िया तरीके से चींटी को मारे जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो लोग आसमान में देखते हैं जहाँ पे वो जो चींटी मॉन्स्टर थे ना वो अपने आप कटने लगते हैं, मतलब कि सभी एक एक करके मरने लगते हैं। और वो लोग देख ही नहीं पा रहे कि आखिरकार ये सब मर कैसे रहे हैं। और हमें ना जिन्वू के एक्स भी दिखाई जाती है और वो भी ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। और लिटरली भाई वहाँ पे ना किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था और वो लोग सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या सीन चलेगा। कभी हंटर्स इतनी गंदी तरीके से पिटने लगते हैं तो कभी ये चींटियां इतनी गंदी तरीके से पिटने लगते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि इतनी सारी चींटियों को मारने के पीछे कौन होता है। और ये चीजें आपको तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। ये बेरूत जो कि इतने स्पीड में सभी चीट को मारे जा रहा था। और इसके बाद ना हमें कुछ चींटियां ना चाइना की तरफ भी जाते हुए नजर आते हैं और वहाँ पे ना एक हंटर उन सभी का वेट कर रहा था और वो ना लिटरली काफी आसानी से ना उन सभी चींटियों को निपटा देता है, मतलब कि कोई भी मेहनत उसको नहीं करना पड़ता और वो उसका फेस भी हमें नहीं दिखाया जाता। और वो बोलता है कि अगर जिन वो इन सभी चीट को निपटा रहा है और इनके बॉस को भी हरा रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। और इसके बाद हमें एंड्रू का सीन दिखाया जाता है और उसकी जो असिस्टेंट होती है ना वो भी उससे जन के बारे में पूछ रही थी। और अभी मैं इतना आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड डकाना नेशनल मुद्दा ना अभी जिन्वू बन रखा था, क्योंकि किसी एक बंदे ने ना एक एस रैंक का डेंच अकेले क्लियर किया है। भाई अकेले क्लियर किया है तो काफी बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। और थॉमस भी बोल रहे थे कि बंग डोंग सुख और साथ ही जिन्वू का हमें एक काफी बढ़िया वाला कनेक्शन पता है। और अभी यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बंग डोंग सुख का जो छोटा भाई था उसका मर्डर जिन्वू ने किया है और इसलिए अभी डंग सुख के दिमाग में केवल उसका बदला चल रहा है, उसको जिन्वू से बदला चाहिए। और अगर इस बात में थोड़ी सी भी रियलिटी हुई कि जिन्वू ने सच में मर्डर किया था तो उससे मिलना सच में काफी ज्यादा कठिन होने वाला है अब तो। और तभी असिस्टेंट बोलने लगते हैं कि अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई होगा तो आखिरकार आप क्या करोगे वहाँ पे। और थॉमस बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि डंग सुख हमारे गिल का एक पार्ट है और साथ ही अगर उसको कुछ होता है तो इसका मतलब हमें कुछ होने के बराबर कह सकती हो। और तुम्हें इसके बारे में तो काफी अच्छे से पता होगा कि कोई हमारे प्रॉपर्टी पर हाथ डाले तो मैं उसका हाथ तोड़ देता हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई कोरिया नाम का देश हो, मैं सबको अकेले ही मिटा दूंगा। और जेजू आइलैंड के रेट पे उनको जितना भी क्रिस्टल मिलने वाला था ना उन सभी क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए ना काफी सारे नॉर्मल हंटर्स उतरते हैं हेलीकॉप्टर से, मतलब कि अभी उन लोगों का काम आ चुका था। और आप लोगों को एक चीज याद होगा कि क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए ना माइनिंग टीम का काम होता है, लेकिन फिलहाल वो भी कलेक्ट करने के लिए ना हंटर्स को ही लाया गया था यहाँ पे। और उन सभी को वहाँ पे कमांड ना हंटर पार्क कर रहा था और वो ना भाई काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है वहाँ पे। अब भाई क्यों इमोशन मोशन होता है उसकी स्टोरी आप रहने ही दो, थोड़ा बैक स्टोरी है, मतलब कि उसकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी होता है। और ये देखना उसका मैनेजर भी लाइक भाई अबे क्या हो गया हमारे मास्टर को, ये इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं। और वो लोग ना वहाँ पे क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे थे, काफी सारे क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे थे। और तभी कुछ ना एंट मनस्टर ना उनके सामने आ जाता, कुछ बचे कुचे जो कि छिप रखे थे। और लिटरली पार्क को हराना ना उन सभी के लिए बाएं हाथ का खेल था, मतलब कि उसको आप कम नहीं समझ सकते। वो ए रैंक का टॉप क्लास हंटर था। और तभी ना उनके सामने अचानक से ना एक बंदा आ जाता है और ये देखने में तो इंसान की तरह लग रहा था। और वो सभी लोग वहाँ पे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट तो यही चल रहा था कि क्या यह इंसान है या फिर कोई मैजिकल बीस्ट है। और पार्क ना वहाँ पे सभी को अटैक करने से मना कर देता है और बोलता है कि पहले हम इससे बात करेंगे, हम पता करेंगे कि आखिरकार ये कौन है, उसके बाद ही हम लड़ाई करेंगे। और इसके बाद वो बंदा ना उन सभी के पास आता है और वो ना बात करने लगता है। और उन सभी को तो लग रहा था कि ये बीस्ट है और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक बीस्ट बोल कैसे सकता है। और ये लोग काफी कमजोर के हंटर हैं, इनके बीस्ट का बोलने की बात ना भाई काफी ज्यादा रेयर हो जाता है, मतलब कि नाक के बराबर आप मान सकते हो पूरी लाइफ में। और तभी वो अजीब सा बंदा जो होता है ना वो चुटकी बजाता है और वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं ना उन सभी को अचानक से कुछ हो जाता है, आप पैरालाइज मान लो या फिर कुछ भी मानो, बट कुछ हो जाता है और सभी हंटर्स ना वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी
उसके पीछे एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम्हें ना इसके बारे में चेक करना चाहिए कि आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो। और जो पहले वाला बंदा होता है ना, वो भी बोलता है कि मुझे उसकी पावर महसूस हो रही है, बट यहाँ पे मुझे उतनी ज्यादा उसकी पावर महसूस नहीं हो रही और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो इंसानों की मदद क्यों करना चाहता है। और जो पहला वाला बंदा होता है ना, वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, तू जाके उससे पूछ ले कि आखिरकार वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। और सच बताऊं तो ये जगह काफी ज्यादा घिनौना है यार, मुझे काफी ज्यादा स्मेल ला रहा है यहाँ पे। और जो ब्लू वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हमारा काम हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, हम अपने प्लानिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक पोर्टल को ओपन करता है और जाने से पहले बोलता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो तुम रुक भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूँ। और वो वहाँ पे सोचता है कि अच्छा मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा पावरफुल इंसान भी नहीं है जिससे मैं थोड़ा अपना टाइम पास करूं। और इसके बाद वो भी वहां से फाइनली गायब हो जाता है। इसके बाद जेजू आइलैंड का रेड खत्म होने के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जो भी हंटर्स मारे गए थे, जो भी लोग मारे गए थे, उन सभी को ना श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और वहां पे ना जिन्वू भी आ रखा था। और न्यूज रिपोर्टर का तो काम आप लोगों को पता है, उन लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब तो होता है नहीं, वो सभी लोग केवल जिन के पिक्चर्स क्लिक करने में व्यस्त थे। और जिन्वू आपको पता होगा कि अब काफी ज्यादा फेमस हो गया है और यह सब चीजें उसके लिए नॉर्मल है। और अब उसको इन सब चीजों को ना अडेप्ट करने भी आना चाहिए। और वहाँ पे सभी लोग जिनों की तारीफ कर रहे थे कि भाई मैंने ऐसा बंदा आज तक कभी भी नहीं देखा। और सभी लोग ना इस बात को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार कोई बंदा इतने सारे बीस्ट को कैसे समन कर सकता है। और वो सभी लोग जेजू आइलैंड को लेके ना पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, बट जिन वो अचानक से आया और उसने ऐसे जेजू आइलैंड को निपटाया जैसे कि उसके लिए कुछ भी नहीं था। और इसे हमारी लाइफ में काफी पहले जाना चाहिए था, ताकि पहले ही जेजू आयरन का रेट कंप्लीट हो जाता। और भी काफी सारे लोग इसी तरीके से बातें कर रहे थे, एक तरह से मतलब कि वही साइड की बातें थी जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत सुना दिया। और ये भी आज तक लोगों को किसी को भी नहीं पता था ना कि आखिरकार जिन्वू किस तरीके से लड़ाई करता है। अब लोगों को ये तो पता लग गया था कि जिन्वू एक एस रैंक का हंटर बन चुका है, बट उन्होंने कभी उसे लड़ते हुए थोड़ी ना देखा था कभी आज तक। और जिन्वू के पास क्या पावर है उनको तो अभी तक यह भी नहीं पता था, उनको पहली बार सीधा लाइव टेलीकास्ट में सारी चीजें पता लग। और इसके बाद ना लोग वहां पे ये भी बात करने लगते हैं कि जिन्वू को ना अब नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक एस रैंक के डजन को अकेले क्लियर किया। और उसके पास जो स्किल है शायद वो और किसी हंटर के पास बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी चीजें तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि केवल तारीफ हो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। काफी सारे लोग ना इसके बाद जिन्वू की बुराइयां भी करने लगते हैं। मतलब क्या अब इस बात पे उसकी बेइज्जती मारा जा रहा था कि अगर वो रेड पे पहले ही आ जाता ना तो इतने सारे हंटर्स नहीं मरते। जो भी लोग मरे हैं उनमें से कोई भी नहीं मरता था। और ये सभी लोग ना केवल जिन्वू के कारण मरे हैं, उसको एक्शन दिखाना था, उसको लास्ट में आके हीरो बनना था, इस कारण वो लास्ट में आया और उस कारण काफी सारे हंटर्स मारे गए। कुछ इस टाइप की बातें अगेन करने लगते हैं। तो इससे आप लोग पता चल गया होगा कि भाई जिन्वू के फैंस भी थे तो भाई कट्टर दुश्मन भी थे जिन्वू के। और ये होना एकदम ऑब्वियस सी बात है, जो पॉपुलर है उसके साथ ऐसा होता ही होता है। और इसके बाद जिन्वू मिन के आगे फ्लावर चढ़ा के मतलब कि उसको श्रद्धांजलि देके वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको बाक रोकता है और वो बोलता है कि जिन वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि एक बंदा जो कि अकेले पूरे बैटल को खत्म कर सकता है, वो भी अपने दम पर, बट जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी आंखों से देखा। और वो ना उसको काफी ज्यादा धन्यवाद भी कर रहा होता है आखिरी बार मिन से मिलवाने के लिए। और हमें चाबी दिखाई जाती है जो कि भाई बच चुकी थी, ऑब्वियस सी बात है, मिन ने हील किया है तो बचना तो था ही। और वो ना जेनब की तरफ देख रही थी और जैसे जेनो भी उसकी तरफ देखता है ना, लिटरली भाईचा वहां पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और जिन्वू भी लाइक भाई अब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आखिरकार ये ऐसे क्यों मुंह बना रही है। और ये जेजो आइलैंड का ना 5th रेड था और हमें रेशो बताया जाता है कि कितने हंटर्स मारे गए कितने नहीं मारे गए। और मैं इन सब चीजों के ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि लास्ट रेड के मुकाबले ना इस रेड के अंदर ना काफी कम लोग मारे गए। आप लोग एक तरह से नाक के बराबर ही मान लो, कुछ 50 से 60 लोग मारे गए होते हैं लगभग। और इसके बाद हमें चेयरमैन और साथ
ही जनवो दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बैठे होते हैं और बात करते हैं, जहां पे चेयरमैन बोलते हैं कि अच्छा तुमने प्लानिंग कर लिया है कि तुम अपना गिल खोलने वाले हो, और मैं इतना बता दूं कि जो एक एस रैंक का हंटर होता है उसको गिल मास्टर बनने के लिए ना एक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, और तुम अगर हमें एक कॉल भी कर दोगे ना उसमें ही तुम्हारा काम हो जाएगा। और सच बताओ तो तुम्हें कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे बीच में इतनी दोस्ती तो है ही अब। और जिन्बू भी सोचता है कि अच्छा ऐसा काम चलता है क्या, और वो ये भी सोचता है कि एसर के हंटर्स को ना सच में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है भाई। और इसके बाद तभी चेयरमैन वहां पे बोलने लगते हैं कि क्या तुम जेजू आइलैंड के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर सकते हो, और जिन्वो को समझ में नहीं आता कि आखिर चेयरमैन ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और इसके बाद चेयरमैन बताने लगता है कि जब हमने काफी सारे हंटर्स को वहां पे क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए भेजा था और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, मतलब कि काफी सारे स्टोन्स को या फिर रेयर आइटम्स को कलेक्ट किया, बट अचानक से ना वो सभी लोग ना वहां पर बेहोश हो गए और उनको खुद नहीं पता कि आखिरकार वो बेहोश कैसे हो गए, मतलब कि हर एक हंटर टोटल सभी हंटर्स वहां पे बेहोश हो गए। और हम ये नहीं कह सकते कि हंटर्स काफी ज्यादा कमजोर थे क्योंकि उनके साथ पार्क था, और पार्क आपको पता है कि नाइट गिल का लीडर था, तो वो इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि वो ए रैंक का हंटर है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स है, और मुझे नहीं पता कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, बट वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। और सच बताओ तो सारी बातें उन्होंने मुझे खुल के बताया भी नहीं, और वो लोग यह भी बता रहे थे कि उनको ना कुछ भी याद नहीं है बेहोश होने का पहले का, मतलब कि क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद का, और बेहोश होने के पहले के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें वो लोग भूल गए थे, और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए चेयरमैन बता रहे थे कि हमें ना वहाँ पे एक बैरियर लगा देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन्वो बोलता है कि मुझे माफ करना बट मैं इस तरीके का कुछ भी नहीं कर सकता, और चेयरमैन बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जिन्वो बोलते हैं कि क्या उन्होंने और भी कुछ बताया था, और चेयरमैन बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो और कुछ नहीं बताया उन्होंने। और जिन्वो को लग रहा था ना कि उन एंट मनस्टर ने ना शायद वहां पे अपने मरने के बाद ना कुछ ट्रैप रख दिया होगा, मतलब कि कुछ प्लानिंग किया होगा एक तरह से उन्होंने, और वो दोनों बात कर ही रहे थे। लेकिन तभी हंटर एसोसिएशन का एक बंदा वहां पे आता है और वो बोलता है कि सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। चेयरमैन भी बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। जिन्वू और वो ना उससे मिलने के लिए चले जाते हैं, और जिन्वू ना अपने कार से ना घर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक बंदा आता है और वो बोलता है कि सर जिन्वू मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसका नाम ना एडम वाइट होता है, और ये ना फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स से आया था। और जिन्वू ये सोच रहा था कि अब फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को मुझसे क्या काम आ गया, और एडम ना उसको एक नंबर देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं अचानक से तुम्हारे सामने आ गया, बट मैं सच बताऊं तो भाई तुझे ढूंढना ना काफी ज्यादा कठिन काम है, और मैं तुम्हारे ऑफिस में भी गया था बट तुम मुझे वहां पर भी नहीं मिले, और फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो। और जिन्वू सोचता है कि आखिरकार ये मेरे ऑफिस क्या करने गया था, और तभी इसको हिट होता है, और तभी याद आता है कि यूजीन ने जिसके बारे में बताया था ना ये वही बंदा है। और इसके बाद तभी जिन्वू बोलता है कि भाई आखिरकार तुझे काम क्या है पहले ये तो बता दे। और एडम बोलता है कि मुझे ना तुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और एडम बताता है कि मैं ना आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि शायद ही आपको इस वर्ल्ड में कोई देने वाला है। और जिन्वू बोलता है कि भाई तुम मुझे ये सारी चीजें क्यों बताना चाह रहा है, और वो बोलता है कि हमें ना आपके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट नजर आता है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन ना आप जैसे टैलेंटेड लोगों को ही बताया जाता है। और इसके बाद वो फाइनली बोलता है कि हमारे डायरेक्टर ना आपसे मिलना चाहते हैं, और जेजू आइलैंड के बाद तो आप और भी काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे, और लिटरली भाई जिनने वहां पे मना कर देता है, और वो बोलता है कि भाई तू जो इन्फॉर्मेशन मुझे देने वाला मुझे उसके बारे में नहीं पता, और क्या पता वो मेरे काम का इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं उसका क्या ही कर लूंगा। और इसके बाद वो ना कार में बैठ के जाने वाला होता है, लेकिन तभी एडम बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं जाने वाले हो, और मुझे पता था कि आपसे इन्फॉर्मेशन छिपाने का कुछ भी फायदा नहीं है। और इसके बाद वो अपग्रेडर की बात करता है, और अपग्रेडर ना उन लोगों की एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जो कि अवेक होते हैं, जिनकारी अवेक होता है। और ये सुन के भाई जिन वो भी लालच में आ जाता है, और वो भी ना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना
डिप्टी डायरेक्टर से मिलते हैं, मतलब कि जिनवू मिलता है, और इसके बाद माइकल भी बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, अपना इंट्रोडक्शन और देता है, और जिनवू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, और एडम वहाँ पे बताता है कि वो ना एक ट्रांसलेटर का काम यहाँ पे करने वाला है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके बाद ना वो एक फाइल्स को जिनवू के आगे रखता है, और वो बोलता है कि इस फाइल को प्रोसीड होने में ना कम से कम 1 से 2 साल लगता है, बट मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, और अगर आप उस पर हाँ या ना का जवाब देते हो तो आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ना अमेरिका के नागरिक बन जाते हो, वो भी काफी ज्यादा स्पेशल नागरिक। और जिनवू लाइक एडम तो बोल रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है, और यह बकवास सुनने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है क्या, और जिनवू काफी सारी चीजें अपने मन में सोचता है, और इसके बाद वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या यह पॉसिबल है कि एक हंटर की एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, और माइकल बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, यह हम कर सकते हैं, और जो इंसान यह सब कुछ करता है वो अभी यहीं पे है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी चाहूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म, और सच बता रहा हूँ भाई, अगला एपिसोड जो होने वाला है ना वो भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। ये बंदे लोग जो अपने आप को इतना चौड़ दिखा रहे हैं ना, इन सभी को इनकी औकात दिखाएगा जिन वो। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस आप लोगों को थोड़े टाइम का वेट करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग ने आज की वीडियो एंजॉय किया या फिर नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, निसार सोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।